नमस्कार, मैं हूं सुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्या का हो निस्तारण, ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाटमाला रोड पर कोहला ग्राम के पास प्रवेश निकास पॉइंट स्थापित करने की मांग, व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक कार्यालय में सांकेतिक धरना देकर की नारेबाजी। राजस्थानी भाषा मान्यता के लिए संसद भवन तक साइकिल पर यात्रा, 10 दिन में तय करेंगे 650 किलोमीटर का सफर। गारंटी राशि और वार्षिक फीस नहीं करवाई जमा, शराब की 18 दुकानें सील, लाइसेंस भी सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। नई आबकारी नीति के तहत जिले की कुल 360 में से 111 शराब दुकानों के ठेकेदारों ने शराब दुकानों का नवीनीकरण करवा लिया है। ऐसे में शेष दुकानों के नवीनीकरण की निर्धारित तारीख विभाग ने बढ़ाकर अब 23 फरवरी कर दी है। उधर मासिक गारंटी राशि में कमी और वार्षिक लाइसेंस फीस जमा नहीं कराने पर विभाग ने शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 53 शराब दुकानों के लाइसेंस 16 फरवरी को 5 दिनों के लिए निलंबित किए गए, जिनमें 18 दुकानों को सील किया गया है, जबकि शेष ने राशि जमा करवा दी। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि मासिक गारंटी में रही कमी और वार्षिक लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त जमा नहीं करवाने के कारण शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस अवधि में संबंधित शराब दुकान पर बिक्री नहीं की जा सकेगी। विभाग की ओर से गारंटी राशि में हो रही कमी को पूरा करवाने और शराब दुकानें अधिकतम नवीनीकरण करवाने के लिए विभाग ने सख्ती की है। आबकारी विभाग में 3 दिवस में शराब दुकानदारों ने करीब 52 लाख रुपए जमा करवाए। वर्तमान में जिले में 18 शराब दुकानें बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण निलंबित हैं, जिनको सील किया जा चुका है। बता दें कि जिले में रोजाना करीब 1.25 करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है, जिसमें औसतन 90 लाख रुपए सरकार को राजस्व की आय होती है। इससे हनुमानगढ़ शहर की बात करें तो रोजाना 25 से 30 लाख रुपए की शराब की खपत होती है, जिसमें 50% राशि राजस्व आय होती है। जिले में शराब से रेवेन्यू का टारगेट वर्तमान में 460 करोड़ रुपए है, जिसे अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष में बढ़ाए जाने की संभावना है। शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ राशि जमा करवाने में भादरा सर्किल सबसे आगे है। भादरा में 43%, हनुमानगढ़ में 32%, नौहर 29% और संगरिया में 41% शराब दुकानों का नवीनीकरण के लिए आवेदन हो चुका है। जिले में कुल 360 शराब दुकानें हैं, जिसमें 2 कैंसिल हैं। कैंसिल दुकानों में उत्तरादाबास, भादरा और हनुमानगढ़ शहर की 1 दुकान शामिल है। वहीं 15 दुकानों की स्थिति खराब होने से लक्ष्य अर्जित करना विभाग के लिए चुनौती है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि विभाग में नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक से अधिक लाइसेंस धारियों को नवीनीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सरकार के राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। साथ ही पुराने बकाया की वसूली की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। इसके लिए जिन दुकानों की ओर से बकाया राशि छोड़ी गई थी, उन 53 दुकानों को 15 फरवरी को सस्पेंड किया गया था। उसमें आंशिक और कई दुकानों के पूर्ण बकाया जमा करवाए गए। उसमें 60 लाख रुपए विभाग की ओर से जमा हुए हैं। जिन दुकानों ने आंशिक जमा करवाए हैं या जमा नहीं करवाए, उन्हें नोटिस देकर शेष राशि जमा करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभाग की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे जिले में 13 दुकानों पर कार्रवाई कर अनियमितता पाए जाने पर मुकदमे दर्ज किए गए। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि विभागीय निर्देशों की पालना करें। डीईओ ने बताया कि अभी तक 360 में से 112 दुकानें नवीनीकरण हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 8 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की जानी थी, उसमें से 60 लाख रुपए की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि विभाग का कुल लक्ष्य 460 करोड़ का था, इसमें से 310 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। विभाग में जो है नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है लाइसेंसेज को प्रेरित किया जा रहा है, अधिक से अधिक नवीनीकरण कराया जाए, ताकि सरकार के जो राजस्व लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की जा सके। साथ ही इस क्रम में जो पुरानी बकाया है उसकी वसूली की भी कार्रवाई साथ में चल रही है। इस हेतु जिन दुकानों के द्वारा जो बकाया राशि छोड़ी गई थी, उन 53 दुकानों को 15 तारीख को सस्पेंड किया गया था और उसमें आंशिक और कई दुकानों के पूर्ण बकाया होने के जमा कराए गए। उसमें 60 लाख रुपए जो है विभाग को जो है वो जमा हुए हैं। और जिन दुकानों ने आंशिक जमा कराए हैं या जिन्होंने जमा नहीं कराए, उन दुकानों के जो है आगे की कार्रवाई उनको नोटिस देके और पुनः शेष राशि जमा कराने हेतु
पुनः कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसी क्रम में जो एक सघन अभियान चलाया जा रहा है विभाग द्वारा, इसके अंतर्गत पूरे जिले में 13 जो दुकानें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने और प्रदेश की राजभाषा घोषित करने की मांग को लेकर राजस्थानी जन कल्याण संस्थान की ओर से विश्व मायड भाषा दिवस पर बुधवार को सूरतगढ़ से शुरू की गई साइकिल यात्रा गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंची। साइकिल यात्रा निकाल रहे शिषपाल लिम्बा और रामचंद्र का जंक्शन स्थित चाणक्य क्लासेस के बाहर माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ से साइकिल यात्रा रावसर के लिए रवाना हुई। इससे पहले चाणक्य क्लासेस के बाहर आयोजित कार्यक्रम में शिषपाल लिम्बा ने बताया कि उनकी यह यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। करीब 1 दर्जन विधायकों व जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे उनके साथ हैं। लिम्बा के अनुसार साइकिल यात्रा के जरिए राजस्थान भाषा की जागरूक यात्रा शुरू की है, जो करीब 650 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दिल्ली के संसद भवन तक जाएगी। करीब 10 दिन की यात्रा के रास्ते में ठहराव के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। रावसर के बाद नोहर, भादरा, तारानगर, राजगढ़, सिंघाना, चिड़ावा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा हितालु व्यक्ति घर बैठे राजस्थानी जन कल्याण संस्थान की इस मुहिम में साथ दे सकते हैं, ताकि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सरकार के कानों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे पिछले करीब 4 सालों से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। बीकानेर में भी धरने दिए गए। अब विश्व मायड भाषा दिवस पर साइकिल यात्रा शुरू की गई है। साइकिल यात्रा के पीछे का मकसद ये संदेश देना है कि साइकिल चलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इसलिए जहां तक हो सके साइकिल चलाएं। और राजस्थानी जन कल्याण संस्थान के द्वारा 21 फरवरी सूरतगढ़ में एक साइकिल यात्रा में स्टार्ट करी है। मैं और भाई रामचंद्र और हमारा यात्रा का संयोजक है राजेश जी और पूरी टीम है हमारी 7 जना की। तो इस यात्रा को मकसद वही है कि हमारी भाषा ने मान्यता दो, अनुसूची 8 महीने शामिल करो, राजभाषा बनाओ। तो आ बात में सूरतगढ़ की जनता रही और सूरतगढ़ की जनता के पूरे राजस्थान जितना भी राजस्थानी भाषा का हिताड़ू है बार या बात लेकर दिल्ली तक जाने को 10 दिनांगो एक रोड मैप बनाई है। और आज मेरी रोड मैप के अंदर है जिका हनुमानगढ़ पहुंचे आज 22 तारीख का। इसके अलावा यात्रा को जिको एक आयो मैं लगभग राजस्थानी जी अभी तो देखो जन्मजात या राजस्थानी आप हमेशा अपनी माँ बोली भाषा है, लेकिन एक्चुअल में जी कहेंगे जी चीजा है पर पिछले 4 सालों में आंदोलन जुड़ेड़ा और अब की बार ख्याल आयो मैं और भाई राजेश जी और रामचंद्र जी बैठा तो क्यों ना बिना अलग एक रूप दियो जाए। बिंगो ये को पल है जिको लियो है ओ मैं करण गो आ माने दोना भाया क्योंकि थे सागे होसी और आपा एक ही तरीके करांगा तो ब्यूरोक्रेसी और जिका जनप्रतिनिधि है वहां भी जैसी एक यूनिक है और जितना अपना राजस्थानी भाषा का हिताड़ू है जिका अंतर आत्मा तो कहे कि मैं राजस्थानी है, लेकिन कठी न कठी बांगी आत्मा जिकी सुती पड़ी को मतलब बान यहाँ लागे कोनी भी एक तरीके का आज के टाइम में एक निष्क्रिय हो रहा है। तो बान ने भी एक तरीके का हौसला मिलेगा कि नहीं हो सके आप इन्हें एक बड़े लेवल पर वापस जिंदो करा तो क्यों न अपनी भाषा ने जी मान्यता मिले। चाणक्य क्लासेस निदेशक राज तिवारी ने कहा कि छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अन्य राज्यों के बच्चे राजस्थान में आकर मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर राजस्थानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान का बच्चा बाहर जाकर तैयारी करता है तो वह की भाषा सीखनी जरूरी होती है। इस दुख को समझते हुए राजस्थानी जन कल्याण संस्थान के शिषपाल लिम्बा और रामचंद्र की ओर से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। अगर सभी इनका थोड़ा समर्थन करें तो कहीं ना कहीं यह अपने मुख्य लक्ष्य और ध्येय में कामयाब हो सकेंगे। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित, आशीष गौतम, संदीप आदि मौजूद रहे। बहुत ही बड़ा जज्बा लेकर हमारे बीच में आदरणीय शिषपाल लिम्बा जी हैं, पैरा ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, इनके साथ रामचंद्र जी हैं। ये एक ऐसा मुद्दा लेके चले हैं यहाँ से कि जिसको बड़ी जरूरत है, राजस्थान को जरूरत है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा दुख रहता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन राजस्थानी दुर्भाग्यपूर्ण उनमें नहीं है। तो ये दंश हमें झेलना पड़ता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि जब भी अदर स्टेट के बच्चे आकर यहाँ फाइट करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान का बच्चा जब बाहर जाके पंजाब में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, तो वहाँ की लैंग्वेज रखनी जरूरी है।
तो ये बड़ा दुख था, इसको इन्होंने समझा है और अपनी छोटी सी साइकिल के साथ, छोटे से कद के साथ, लेकिन बहुत बड़ा जज्बा लेकर ये दिल्ली जा रहे हैं संसद भवन तक। हार्दिक अभिनंदन इनका, हार्दिक स्वागत पूरे हनुमानगढ़ की तरफ से। चाणक्य क्लासेस पर हुए स्वागत के बाद शिषपाल लिम्बा और रामचंद्र टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद स्मारक में चल रहे लाइब्रेरी में मौजूद छात्र छात्राओं को राजस्थानी भाषा के बारे में प्रोत्साहित किया। छात्र छात्राओं की ओर से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए छेड़ी गई मुहिम में सफलता प्राप्त होने की कामना के साथ शिषपाल लिम्बा और रामचंद्र को श्रीफल भेंट किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी भी मौजूद रहे। तो दो लोग और जागृत हो रहे और मैं थारू आई चीज सीखनी है। मैं देखोगे ये चीज ने आ कोई जिका नहीं ध्यान है तो ठीक है यार फुटबॉल आ रहा है कि मतलब किया है, लेकिन ये चीज को मेन मकसद क्या है? मेन मकसद वो है कि भाई ये चीज ने आपका जिसको संघर्ष आ बिल्डिंग बनी बैठन साइड बहुत बड़ो कचरो हो, बहुत ज्यादा चारों तरफ एकदम उजाड़ पड़ो, अब भी ने बाकायदा एक जंगल में मंगल करने वाली बात जी की करी है। तो वह चीज वहाँ लोगों जी को संघर्ष करे, वहाँ लोगों ने याद करके वो संघर्ष याद करके अगर आप आगे बढ़ता रहे आपके जीवन में भी यही चीज रहेगी कि वो संघर्ष याद कराना है। तो आज का जी का दुख है वे अपन कम लगेगा। आज मान लो अपन जी की सुख सुविधा की जिम्मेदारी वह अपने अच्छी कद लगेगी कि जब आपको संघर्ष लिखो है पीछे कुछ जो संघर्ष है वो अगर थारो देखड़ो हो बिंगो अगर थाने इतिहास पतो हो तो बेर आप आज वो जो सुख है बिना आप बहुत अच्छा गया आज आप राजा हो जा आज आप नीचे बैठे अच्छी बढ़िया छत लग रही सब कुछ है, लेकिन जिका आदमी की नींव रखी मैं सुबह बड़ो धन्यवाद और सुबह बड़ो संघर्ष को जो अगर तकमो की नहीं देना चाहो तो आप बांध देंगे ताकि आज अपन बैठना जगह मिली है छत मिली है। मारो तो वही संदेश है। बाकी तो गुरुजन के सामने तो मैं के बताऊँ मानी तो की नॉलेज लेकिन इतनी चीज जरूर कहूँगा कि कोई चीज ने बचानो अंग संघर्ष ने उजागर करनो अंग मकसद वो को नहीं कभी इन बलबूता पर कोई सहानुभूति लेनी अंग मकसद वो थे भी अगर जिका 20-50 जिका बच्चा पढ़ने ला रहे हो मांगो एक मकसद रहना चाहिए कि अभी थे भी आगे जाके आ चीज बताओ लोगों ने गर्व निकलना मुश्किल तो बाने नमन है सारा महापुरुषा ने मेरी और बहुत ही शानदार वर्क कर रहे हैं। हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों में धन्यवाद। दूसरों की थे सारा ही कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो थारो समय बहुत कीमती है। तो अगर राजस्थानी भाषा ने अपनी अगर मान्यता मिले तो सारा ज़्यादा फायदो है युवा ने। युवा बे जी का तैयारी करना रहे प्रतियोगी परीक्षा तो बहुत ही अच्छी बात है। और प्रत्येक स्वरूप नहीं होता है, प्रत्येक स्वरूप भाई अभी रामचंद्र जी बताया भी जुड़ सको। दूसरा जीवन में कभी भी निराश ना हो। आज शिषपाल जी राजस्थानी भाषा न मान्यता देने खातर सूरतगढ़ दिल्ली जा रहे हैं। ये बीच में हमारे शहीद स्मारक पर आया, शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। राठे जी की हमारी एक लाइब्रेरी चाले बच्चा ने बहुत अच्छा तरीके वहाँ प्रोत्साहन करके दिया और बच्चा भी बहुत प्रभावित हुआ है। ये हम लोग आप हौसलों मेडल भारत ने दिलाए तो हमारे बच्चा ने आज श्रीफल भेंट करे नारियल जी का पकावा सफलता प्राप्त हुआ है और बच्चा का भी हर तरह राजस्थानी भाषा खातर मान्यता खातर सारा जना में मिलकर आइंदा भविष्य में प्रयास करता रहा। ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है। इस संबंध में गुरुवार को पंचायत समिति हनुमानगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सरपंच एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले कलेक्टर कालाराम को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर लाल कड़ेला ने बताया कि सरकार की ओर से सभी ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड जारी करने के लिए स्वामित्व योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में मैप 1 और मैप 2.0 में धरातल ग्राम पंचायत स्तर पर कई समस्याएं आ रही हैं। पंचायत समिति हनुमानगढ़ है। आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि जो पंचायती राज के अंदर ड्रोन से पंचायतों का जो सर्वे कराया गया, आबादी भूमि का नाप कराया गया,
उसका हम सभी सरपंच विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरपंच साहबों ने हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, क्योंकि 1943, 1973, 1979 ये पुराने नक्शे सभी पंचायतों में पड़े हैं, उनके आधार पर लोगों के पास पटे भी हैं। आज वास्तविकता ये है कि मेरे दादा परदादा के नाम आज कोई प्लाट था, पटा उनके नाम है, हम 4 भाई आ गए, हमारे 2-2 बच्चे आगे हो गए, उसका कौन उसका हकदार है कौन नहीं उसका हकदार, ये कोई डिसाइड नहीं हो रहा। वो पुराने पट्टे जितने भी हैं उनको डी नोटिफिकेशन किया जाए, उन नक्शों को डी नोटिफिकेशन किया जाए, ताकि नए नक्शे जो ड्रोन से बन के आ रहे हैं वो सरपंच सबको प्रॉपर्टी आईडी जारी फिर कर सके, ताकि कोई कोर्ट में वाद विवाद ना हो। अन्यथा कोर्ट में वाद विवाद होगा ही होगा, क्योंकि जिनके पास पुराने पट्टे हैं, जिनके पास पुराने नक्शे हैं, वो नए नक्शे को ना मानते हुए पुराने नक्शे कोर्ट में चला जाएगा और सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने का डर है। उसके भय से डरते हुए ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच वो प्रॉपर्टी आईडी जारी नहीं करना चाहते, ना ही हम करेंगे, क्योंकि विवादस्थ मामला है। गांव में आज एक प्लाट में 5-5 परिवार रह रहे हैं, सब जगह डिस्प्यूट है। अगर वो जिनको पुराने नक्शों को सबको डी नोटिफिकेशन करके वो जो ड्रोन वाले नक्शों को माना जाए और इनको ओके किया जाए तो ही प्रॉपर्टी आईडी जारी करने का बेनिफिट है, अन्यथा नहीं है। हम सरपंच एसोसिएशन सभी सरपंच साथी इसका हम विरोध करके हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा दिलवाकर निर्माणाधीन भाटमाला रोड पर कोहला गांव के पास प्रवेश निकास पॉइंट स्थापित करने की मांग व्यापारियों ने की है। इस संबंध में व्यापारियों ने गुरुवार को फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के बैनर तले कलेक्टर कालाराम को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने बताया कि टाउन और कोहला गांव के पास भाटमाला रोड निर्माणाधीन है। जिस कृषि भूमि पर रोड का निर्माण हो रहा है उस कृषि भूमि के खातेदारों का अवार्ड से संबंधित मामला सेशन न्यायालय हनुमानगढ़ में लंबित है। आज जिला कलेक्टर महोदय से शहर के प्रमुख व्यापारीगण, फूड ग्रेन के अध्यक्ष संतराम जी जिंदल, नीरज जी सिंगल, मदान साहब और मैं एक ज्वलंत मुद्दा है उसको लेके मिले हैं। जो भारतमाला हमारे शहर से निकल रही है उसका जो है एक मामला थोड़ा लिटिगेशन में है। जो एसडीएम ने अवार्ड पारित किया था किसानों के लिए, वो जो अवार्ड है उसको एनएचआई जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो पैसे देने से मना कर रही है, भी ये ज्यादा है। और उसी संदर्भ में एनएचआई जो है डीजे कोर्ट में चली गई, मामला डीजे कोर्ट में है और जो म्यूटेशन है, इंतकाल जो है वो एनएचआई के नाम चढ़ चुका है। और अब एनएचआई उसको लिटिगेशन मानते हुए शहर के अंदर ना तो एंट्रेंस और ना एग्जिट, दोनों ही जो कट है वो नहीं छोड़ रही, उसका निर्माण नहीं किया जा रहा, जिससे पूरे शहर को नुकसान होने का अंदेशा है, व्यापार को नुकसान होगा। कल को ये मामला चलता रहा, कोर्ट के फैसले कब होने इस बात का कोई पता नहीं है। इसलिए आज जिला कलेक्टर से हम मिले हैं महोदय से, और उन्होंने कहा इसमें हस्तक्षेप करके जब म्यूटेशन एनएचआई के नाम है तो जो एग्जिट और एंटर जहाँ होना है उतना एरिया जो है वो रोड का बनवाया जाए, उनको कब्जा दिलवाया जाए, और ताकि लोगों को भारतमाला पे चढ़ने और उतरने की सहूलियत मिले। और जो व्यापारी लोग उस पे जाते हैं या कोई जो भी व्यापार का जो गाड़ियां उधर से आ जा रही हैं या ट्रक आ रहे हैं और आ रहे हैं तो उसमें सहूलियत रहे। कोर्ट का मामला जब सलटेगा, अवार्ड जब पारित होगा, अगर कोर्ट तय करेगा भी इतना अवार्ड देना है उतना उन किसानों को दे दिया जाएगा। इसीलिए आज कलेक्टर महोदय से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए हमने उनको निवेदन किया है, इसका निवारण किया जाए, वरना जिला हेडक्वार्टर है, तहसील मुख्यालयों पर और उन पे कट छोड़े गए हैं, जबकि जिला हेडक्वार्टर पे कट नहीं होना वो एक जिला प्रशासन की दूरदर्शिता का परिणाम कल को साबित हो सकता है। इसीलिए आज सभी ने मिलकर कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से गुरुवार को टाउन के किराना भवन में खाद्य व्यवसायियों को ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार, दिल्ली से आए वरुण कुमार की ओर से खाद्य व्यवसायियों को ट्रेनिंग दी गई।
दो तीन पार्टिकल उसमें रह गए बर्तन में, हमने आइटम बना दी और वही आइटम आपके पास आ गई। अब आप मुझे बताएं कि कल को अगर वही पीस किसी के शरीर के अंदर चला जाए, गलती से कोई खाते खाते शरीर के अंदर चला जाए, तो बिना ऑपरेट करे उसे बाहर निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। जो भी सामने वाली पार्टी के शरीर पर डैमेज पड़ा उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हु इज द लायबल? ये है भौतिक खतरा। दूसरी बात करें तो रासायनिक खतरे की। रासायनिक कहीं से भी आ सकता है। आपने कोई बर्तन धोया, अगर उसमें कोई केमिकल रह गया, कोई ऐसा आइटम बेची जिस आइटम में अनसेफ आइटम निकल के आ रही है, कुछ केमिकल निकल के आ रहा है, ऐसा केमिकल निकल के आ रहा है जो अनसेफ है नेचर में, ये सारे के सारे आपके रासायनिक खतरे में आते हैं। तो इसकी भी एक कहानी है। एक स्कूल के बाहर एक व्यक्ति रेडी लगाता था और प्रोडक्ट बेचता था चाउमीन। अभी चाउमीन में एक आइटम डलती है जिसका नाम है सिरका। में रिटेलर आएगा, उसके बाद में होलसेलर, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर। तो ये उन्होंने उस टाइम रख दिया। अब आपके टाइम तो सभी को बराबर दिया था गवर्नमेंट ने, तो 5 साल का टाइम दिया था, आपने ऑब्जेक्शन दे सकते थे। अब आपकी जो रिटेलर खड़ी की है, इस तरह का मतलब उनके पास प्रस्ताव गया ही नहीं कि ठीक है हमारा क्या दोष है, हमारा तो बेचने का काम है, बेच ही रहे हैं, पैक्ड आइटम है उसको बेच रहे हैं, उसमें कहीं नहीं मिला है, फिर भी मतलब क्या वो मिस ब्रांड आता है, करता मैन्युफैक्चरर है लेकिन रिटेलर उसमें फंसता है। तो ये चीजें जब आपसे मांगी गई थी तब आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा तो यही सुझाव है कि नेक्स्ट टाइम में इसमें अमेंडमेंट होता है तो इन चीजों का भी स्पेशली ध्यान रखो। कोई भी तरह का नोटिफिकेशन होता है तो उसमें ध्यान रख के अपने जो पक्ष की बात है वो रखनी चाहिए। जी, राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और उसी के तहत 100 दिवसीय कार्य योजना में जितने भी हमारे खाद्य व्यवसायी जो बंधु हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से खाद्य जो पदार्थ है उनको किस तरीके से बेचा जाएगा। उसी के तहत आज यहाँ पे हनुमानगढ़ टाउन में ट्रेनिंग रखी गई थी और काफी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए और इंटरेक्शन भी अच्छा हुआ है। और लास्ट में सभी जो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हनुमानगढ़ में इस तरीके की मिलावटखोरी की हरकत नहीं की जाएगी। कोई भूलवश अगर कोई सामान पीछे से आता है उसकी तो ठीक है, हम भी उस तरीके से उसको टैकल करेंगे, लेकिन हनुमानगढ़ के जो व्यापारी हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस तरह की मिलावटखोरी की हमारे स्तर से यहाँ कोई भी नहीं की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ कार्यालय की ओर से टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में ब्लॉक स्तरीय एसएमसी एसडीएमसी अमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की शुरुआत पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला की ओर से की गई। कार्यशाला में 60 विद्यालयों से संस्था प्रधानों और एसएमसी एसडीएमसी के सक्रिय सदस्य शामिल हुए। एसडीएमसी आमुखीकरण कार्यशाला में हमारा उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, न कि हमारे कदम पीछे की तरफ खींचें। आपको क्या क्या उपलब्धियां और आपको क्या क्या नवाचार, आपको क्या क्या एक मेजर चेंज आपको आपके संस्था प्रधान दे देंगे, ये आप सिर्फ विश्वास करके देखिए। क्योंकि जब विश्वास मिलता है आपको और जब आपको पावर्स मिलती हैं तब आपको पता चलता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। और ये अगर आपने समृद्धि आपके संस्था प्रधानों को दे दी तो आप देखना वो भी आपके स्कूलों को, आपके विद्यालयों को आदर्श रूप में कर देंगे। आपके विद्यार्थियों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो आपको क्वालिटी वाली मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त होगा। पर उसके लिए सहयोग किसका चाहिए? गांव वालों का, वार्ड वालों का, कि अगर स्टाफ की समस्या है तो उसके लिए आप भी आगे आए। शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। आपने आज शिकायत कर दी कि 4 पोस्टें खाली हैं, 4 पोस्टों पे किसी को भेज दो, नहीं होगा। क्योंकि जिस भी स्कूल से अगर वो कार्मिक उठेगा तो वो दूसरा स्कूल कहेगा कि मैडम मेरा कार्मिक है, तनख्वाह मैं दे रहा हूं, काम दूसरा कैसे ले रहा है। उसकी समस्या का समाधान आप कर दीजिए ना। आपके पास में ग्रेजुएट बच्चे हैं, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं, आप उनको मानदेय पे स्कूल में नियुक्त कर दीजिए 2-2 घंटे के लिए, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे।
आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसएमसी और एसटीएमसी आमुखीकरण ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमने 60 विद्यालयों से उनके संस्था प्रधानों और उनके एसएमसी या एसटीएमसी के सक्रिय सदस्य को आमंत्रित किया था। और इस कार्यशाला के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य रहा कि हम उनको ये वाले संदेश दे सकें कि विद्यालय की अपनी क्या समस्याएं हैं, विद्यालय की क्या बाध्यताएं हैं और विद्यालय के क्या दायित्व हैं। और दूसरी तरफ जो एसएमसी और एसटीएमसी हमारे विद्यालय में गठित हैं, उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या दायित्व हैं, और एक सामाजिक संस्था होने के कारण हमारी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और समाज की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। इसके बीच में जहां भी अधिकतम संतुलन स्थापित हो सकता है, उस कार्यशैली के बारे में और उसके बारे में जो भी सुझाव उनके द्वारा हमने आमंत्रित करे, उन सबका विवरण हमने इस कार्यशाला के माध्यम से दी। नौरंगदेसर क्लस्टर में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग के संबंध में मनरेगा मैट प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान के बैनर तले मनरेगा मैटों ने गुरुवार को पंचायत समिति के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मैटों ने संघ के प्रदेश महासचिव विनोद गोदारा के नेतृत्व में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के कार्यालय में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी भी की। आज ब्लॉक परियोजना प्रबंधक इकाई कार्यालय का घेराव किया गया, जो कि ये पहले से अखबार में प्रदर्शित था कि 22 फरवरी को हम इनका घेराव करेंगे, जबकि यहाँ बीपीएम मैडम थी, वो अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भागने से काम नहीं चलेगा। जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नौरंगदेसर क्लस्टर में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ नौरंगदेसर के सीएलएफ की कोषाध्यक्ष है रजनी जी वर्मा, जिनकी एक दिन में 2 जगह हाजिरी दर्ज करवाई जा रही है, जबकि ये अपने संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक आदमी एक दिन में 2 जगह उपस्थित दर्ज करवा सकते हैं। इन बातों को लेकर हमने 8 फरवरी को इनको अवगत करवाया था और 8 फरवरी से आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब आज हम इनका घेराव करने के लिए आए तो ये अपना ऑफिस छोड़कर भागकर चले गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और जो जो इसमें दोषी उन पर कार्रवाई की जाए और जो कोषाध्यक्ष है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इन तमाम मुद्दों की हमारी समस्या है, अगर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आने वाली 29 फरवरी को यहाँ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक होगी। उसी दिन हम यहाँ पूरे हनुमानगढ़ जिले के मेट और मजदूर इसका घेराव करेंगे, जिसके लिए समय जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अनुमोदित 100 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत शांति और अहिंसा विभाग की ओर से जिला स्तरीय अहिंसा और कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को जंक्शन के करनी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में किया गया। कार्यक्रम में अहिंसा पर विभिन्न धर्मों के विचार, कौमी एकता वर्तमान समय में प्रासंगिकता, केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना, विभिन्न धर्मों के गीत, राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका और दायित्व, विविधता में एकता का प्रतिमान, भारत का संविधान आदि विषयों पर व्याख्यान दिए गए। जिला स्तरीय अहिंसा और कौमी एकता सम्मेलन में उपस्थित हमारे मीडिया बंधु और उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम लोग गांधी जी के बारे में, गांधी जी के मूल्यों के बारे में स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिशन हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन उन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने की विशेष जरूरत है। अभी जो एंकरिंग कर रहे थे हमारे गांधी जी के बारे में, विदेशों में क्या वैल्यू रखी गई, क्या वो मानते थे, उसका रिपोर्ट मैंने सुना है। मैंने
किया है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि गांधी जी के जितने भी विचार थे, वैल्यूज थी, उसमें से 2 प्रमुख सिद्धांत जिनको मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है अपने जीवन में भी, और मैं अपेक्षा करता हूँ अगर उनको हम लागू कर पाए तो शायद हम जो आज सम्मेलन कर रहे हैं वो सार्थक हो पाए। इसी से जो जुड़ा हुआ पार्ट है कि हमें पापी से नफरत नहीं करनी, पाप से कि ये गलत, ये पापी। ये प्रोग्राम है हमारे अहिंसा प्रकोष्ठ जो अपना एक नया डिपार्टमेंट बना है, उसमें एक आज का दिन एक वर्कशॉप के रूप में मनाने के लिए रखा गया है, जिसमें अहिंसा एवं कौमी एकता, जो आज की प्रासंगिकता क्या है इन चीजों की, उसके बारे में एक सम्मेलन रखा गया है, यानी वर्कशॉप। इसमें सभी प्रतिभागी आए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न धर्मों के से रिलेटेड लोग हैं, उनको बुलाया गया है, और बच्चे हैं उनको बुलाया गया है, सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है कि आज के जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें कौमी एकता को कैसे हम देखते हैं, कौमी एकता को आगे कैसे बढ़ाएं, अहिंसा के ऊपर कैसे चलें, वो वाली उसके ऊपर चर्चा के लिए एक पूरा दिन दिया गया है, जिसमें अलग अलग विषय वस्तु है, विषय टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर जो हमारे सीनियर लेक्चरर्स हैं वो इनको बच्चों को सभी को एक बार अपने विचार रखेंगे उस पर। बाद में जो अपने जनप्रतिनिधि हैं या जो बच्चे या जो इससे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने विचार उसमें रखेंगे। एक ओपन हाउस सेशन भी होगा जिसमें वो अपने जो अपने विचार है उनका आदान प्रदान करेंगे। महिला पुलिस थाना प्रभारी एसआई भजनलाल लावा का बीकानेर जिले में स्थानांतरण होने पर थाना स्टाफ की ओर से उन्हें विदाई दी गई। लावा का हनुमानगढ़ जिला पुलिस में 2 साल से अधिक का कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने जिला विशेष दल, गुलवला थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं दी। लगभग 2 साल से ऊपर का कार्यकाल मेरा हनुमानगढ़ जिला पुलिस में रहा है और इस दौरान मैंने डीएसटी में और एसएचओ गोलूवाड़ा और महिला थाना एसएचओ के तौर पर काम किया है। बहुत ही सहयोगात्मक रहा है हनुमानगढ़ के लोगों का रवैया मेरे प्रति और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। गोलूवाड़ा रहते हुए एनडीपीएस में उसमें बहुत अच्छी कोशिशें की थी करने की, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की, और यहाँ महिला थाने में आने के बाद भी हम लोगों ने एक नया एक्सपीरियंस मिला मुझे यहाँ सीखने का। जो पारिवारिक विवाद होते हैं उनमें समझाइश से मामले सुलझाने का, और जो हीनियस क्राइम है 376 और पोक्सो संबंध में भी अच्छा काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से मैं हनुमानगढ़ से लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत खुशी है, यहाँ के लोगों ने मुझे सहयोग दिया। धन्यवाद। स्टाफ को कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारे यहाँ का महिला थाना का। बहुत ही अच्छा सहयोग रहा इनका। कोई भी जैसे हीनियस क्राइम है उसमें तुरंत धरपकड़ करने में उसमें उन्हें बहुत अच्छा सहयोग दिया, और हनुमानगढ़ जिला पुलिस का बहुत ही धन्यवाद करूंगा मैं। बहुत अच्छा सहयोग मुझे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली चश्मदीद देविका रोटावन के अभिनंदन में टाउन के लिटिल हार्ट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में आई हूँ। यहाँ पर मैंने जानकारी दी कि 26 हमले में मुझे गोली लगी थी। मैं यंग शाइड विटनेस हूँ। मेरे आंखों के सामने
आतंकवादी ने कैसा हमला किया था, कई लोगों को मार दिया गया था। और इन सभी को मैंने ये मैसेज दिया है कि जीवन में तकलीफें काफी आती है, बट आपको उसका सामना करना है। सच्चाई के रास्ते पर काफी प्रॉब्लम आती है, बट हमें सच्चाई से कभी पीछे नहीं भागना है। आप किसी की हेल्प करोगे तो लोग आपके लिए हेल्प में आ जाएंगे। तो हमें किसी से डरना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। डराने वाले काफी आएंगे, बट हमें मुंह तोड़ उन्हें जवाब देना है। देविका का अभिनंदन समारोह रखा गया था। जो देविका ने काम किया अपने देश के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ी देविका, तो वो एक अपने देश के लिए मिसाल है। आज बच्चों को बताया गया कि देविका जब 9 साल की उम्र में थी तब उसके पैर में गोली लगी, और जब 10 साल की उम्र में थी तो सबसे कम उम्र की बच्ची जो कोर्ट के अंदर एक कसाब जैसे आतंकवादी को पहचान सकती है, तो अपने को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और देविका से कुछ सीखना चाहिए कि देश की सेवा किस तरीके से की जाती है, और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम देविका ने चलाई है उसका साथ देना चाहिए। सदर थाना क्षेत्र के चक 3 यूटीएस स्थित ईंट भट्टे पर खड़ा ट्रैक्टर चोरी कर ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चोरीशुदा ट्रैक्टर बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। तीन फरवरी 2024 को श्री सुखपाल सिंह सन ऑफ सरवण सिंह जाति मजहबी सिख निवासी तंदूरवाड़ी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मैं विश्वकर्मा ईंट भट्टे पे मेरे ट्रैक्टर से ईंटों की निकासी का कार्य करता हूं। मेरा ट्रैक्टर खड़ा किया था। बिट्टू सन ऑफ अंग्रेज सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 19 NGC पीर का मड़िया को पता था कि मेरा ट्रैक्टर रोजाना मैं यहाँ खड़ा करता हूँ। तो सुखपाल सिंह एक दिन गुरमीत सिंह की लड़की की शादी में गया हुआ था, तो उसको बिट्टू को पता था कि ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, तो वो उसका ट्रैक्टर वहां से लेके फरार हो गया और आगे जाके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जिस पे आरोपी बिट्टू सिंह की तलाश की गई, मुखबिर मामूर किए गए। कल दिनांक 20 फरवरी 2024 को विजयनगर राम सिंहपुर रोड मेगा हाईवे पे जो छोटा रेलवे फाटक है उस पे ये ट्रैक्टर समेत पकड़ा गया। तो बाद पूछताछ उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी बनाई गई, ट्रैक्टर की बरामदगी की गई। उसके बाद उसको यहाँ लाया गया। आज बाद पूछताछ उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ, ये चोर है, इसको पता है कि वो शादी में गए हुए हैं और इसका ट्रैक्टर यहाँ खड़ा रहता है, इसको सारा पता था। पूर्व में कोई मुकदमे सर? हाँ, इसके खिलाफ है मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमे सिटी थाने में दर्ज हैं, जिसका रिकॉर्ड संधारित कर हमने पत्रावली के साथ अटैच कर दिया है। चोरी क्यों करता सर, ये बताइए उसमें? बस आजकल नशेड़ी है जी, फैशन बन गई है आजकल चोरी। नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है ये, पहले भी चोरी करता है, ट्रैक्टर भी चोरी कर ले गया। जिला विशेष टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आलू के थैलों के बीच छुपा कर लाई जा रही शराब से भरा ट्रक नोहर में पकड़ा है। जो हमारे थाने की और जिला विशेष स्पेशल टीम है DST, उन दोनों ने मिलकर के एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा है जो पंजाब से ऐलनाबाद होते हुए आगे जोधपुर जा रहा था। इसमें आलू की बोरियां भरी हुई थी आगे पीछे ऊपर, उसके नीचे शराब की पेटियां हैं जो अलग अलग ब्रांडों की, करीब 290 पेटियां अलग अलग ब्रांडों की शराब है। यह शराब पंजाब से लाई गई है और जोधपुर जानी थी। बाकी विस्तृत है जो हम तफ्तीश में पूछताछ में आगे पता करेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। गाड़ी से कितने व्यक्ति? गाड़ी में एक ड्राइवर था जिसको हिरासत में लिया गया है, उसे तफ्तीश चल रही है। फिर पूछताछ में आएगा तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। वो ड्राइवर से इंट्रोगेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।